बच्चों, आज अपन अपनी पुस्तक भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार की अध्याय संख्या 2 भारतीय संविधान में अधिकार का अध्ययन करने जा रहे हैं। अधिकार एक जाना माना सा शब्द लगता है, बहुत बार बोलचाल में अपन काम में लेते हैं अधिकार। भारतीय संविधान में अधिकार, इसका क्या तात्पर्य है कि भारतीय संविधान अपने नागरिकों को कौन कौन से अधिकार देता है, किस तरह के अधिकार देता है, क्या आवश्यकता है इन अधिकारों की। चलिए एक कहानी से शुरुआत करते हैं अपने इस अध्याय की। कहानी नहीं कह सकते, एक तथ्यात्मक अपन कहें कि घटना है। ये बात है 1982 की। 1982 में एशियाई गेम्स का आयोजन होना था, तो उससे पहले हमारी भारतीय सरकार ने कुछ फ्लाईओवरों का निर्माण करने के लिए, स्टेडियम का निर्माण करने के लिए कुछ ठेकेदारों की सेवाएं ली। उन ठेकेदारों ने पूरे देश भर से निर्धन मिस्त्री और मजदूरों को कहें कि अपन उन्होंने अपॉइंट किया और उनकी सेवाएं ली। उनसे बहुत ही कहें कि अपन अमानवीय परिस्थितियों में कार्य करवाया और उन्हें बहुत कम मजदूरी दी। कुछ सामाजिक कार्यकर्ता थे, उन्होंने जब इसमें हस्तक्षेप किया, न्यायालय में याचिका लगाई और न्यायालय के सामने ये बात कहें कि अपन सिद्ध करने का प्रयास किया कि हमारे संविधान द्वारा प्रदत्त शोषण के विरुद्ध अधिकार का यहाँ पर उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि किसी को भी उसके पारिश्रमिक से, यानी कि जितनी मजदूरी उसको न्यूनतम मिलनी चाहिए उससे कम मजदूरी पर कार्य करवाना एक तरह से बेगारी या फिर बंधुआ मजदूरी है। न्यायालय ने इस बात को माना और न्यायालय ने उस सरकार को आदेश जारी किया कि जो भी मिस्त्री और मजदूर थे उनको उनका उचित मेहनताना दिया जाए, उनको उनकी उचित मजदूरी, उनकी जो न्यूनतम देय मजदूरी जो भी है वो उनको मिलनी चाहिए। यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार है उसको हमारी न्यायपालिका ने लागू करवाया और आदेश दिया किसको? सरकार को। तो सोचिए अगर ऐसे कोई अधिकार हमें संविधान ना देता तो क्या होता। शोषण के विरुद्ध अधिकार ही नहीं और भी अधिकार हैं जो हमें हमारा संविधान देता है और हमारा संविधान ही उन अधिकारों की सुरक्षा के प्रावधान भी करता है। यही जानेंगे आज अपन अपने अध्याय में। तो सबसे पहले तो अपन ये जानते हैं कि इस अध्याय के अध्ययन के बाद आप किन किन बातों का ज्ञान कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो आप ज्ञान कर पाएंगे भारतीय संविधान कौन कौन से मौलिक अधिकार प्रदान करता है अपने नागरिकों को, यानी कि भारतीय संविधान के द्वारा कौन कौन से मौलिक अधिकार हमें दिए जाते हैं, उन अधिकारों को सुरक्षित कैसे किया जाता है, उन अधिकारों की व्याख्या व सुरक्षा करने में न्यायपालिका की क्या भूमिका रही है। यानी कि आज तक हमारा संविधान लागू हुआ 1950 में, तब से लेकर आज तक उन मौलिक अधिकारों को लागू करने में हमारी न्यायपालिका ने क्या भूमिका निभाई, ये अपन जान पाएंगे। अपन जान पाएंगे मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है। तो ये सारी बातें अपन जान पाएंगे इस पूरे अध्याय का अध्ययन करने के बाद में। सबसे पहले अपन जानते हैं अधिकारों का घोषणा पत्र क्या होता है। तो कोई भी ऐसा पत्र, कोई भी ऐसा दस्तावेज जो कि नागरिकों के अधिकारों की घोषणा करता है, जो ये बताता है कि कौन कौन से अधिकार देश के नागरिकों को प्राप्त हैं या देश के नागरिकों को दिए जा रहे हैं और किस प्रकार उनकी अपन कहें कि व्यवहार में उनको लाया जा रहा है, किस प्रकार उनकी रक्षा की जा रही है। तो इन सब बातों का प्रावधान जिस दस्तावेज में है वो कहलाता है अधिकारों का घोषणा पत्र। देखते हैं क्या होता है। लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों के अधिकारों को संविधान में सूचीबद्ध किया जाता है। यहाँ ये बात महत्वपूर्ण है कि अन्य जो शासन प्रणालियां हैं वहाँ आवश्यक नहीं है कि नागरिकों को मूल अधिकार मिले या ना मिले, लेकिन लोकतांत्रिक शासन प्रणाली जिस देश में है वहाँ पर नागरिकों को कुछ मूल अधिकार, जिनको मौलिक अधिकार भी कहा जाता है, वो दिए जाते हैं। यानी कि वो संविधान सूचीबद्ध कर देता है कि इस देश के नागरिकों को ये अधिकार मिलेंगे।
संविधान द्वारा प्रदान किए गए और संरक्षित अधिकारों की ऐसी सूची को अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं। अभी मैंने आप लोगों को बताया ही था घोषणा पत्र क्या होता है। संविधान द्वारा सूचीबद्ध ऐसी जो सूची होती है, ऐसा जो दस्तावेज होता है, वो अधिकारों का घोषणा पत्र कहलाता है। नागरिक के अधिकारों को किसी अन्य व्यक्ति या निजी संगठन से खतरा हो सकता है। सबसे बड़ी बात कि अधिकारों का घोषणा पत्र तो चलो ठीक है, हमारे संविधान ने दे दिया, उसमें इस बात को तो सूचीबद्ध कर दिया गया कि नागरिकों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन उन अधिकारों को खतरा हो सकता है। किसी समूह से हो सकता है, किसी निजी संगठन से हो सकता है, या फिर किसी अन्य व्यक्ति से हो सकता है। तो ये संविधान इस बात का भी प्रावधान करता है कि सरकार कौन कौन से कार्य करके और इस संविधान के द्वारा दिए गए इन अधिकारों की रक्षा करेंगी। अब कई बार ऐसा होता है कि सरकार के द्वारा भी अधिकारों को खतरा हो सकता है। सरकार की 3 अंग हमारे कार्यपालिका, न्यायपालिका और हमारी विधायिका, तो इन अंगों में से भी किसी अंग के द्वारा हमारे देश के नागरिकों के संविधान को खतरा हो सकता है, उसकी संभावना को इनकार नहीं किया जा सकता। तो इस बात की भी व्यवस्था हमारा संविधान करता है कि इन सरकारों के द्वारा भी हमारे नागरिकों के जो मूल अधिकार हैं वो संरक्षित रहें, वो सुरक्षित रहें। तो इस प्रकार के प्रावधान इसमें किए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार। अपन चर्चा करते हैं कि भारतीय संविधान में कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं और किस प्रकार इनकी मांग उठाई गई। चलिए अपन थोड़ा सा पीछे चलते हैं। 1928 की जो नेहरू समिति की रिपोर्ट थी, उसमें भी विदेशी सरकार से अधिकारों के घोषणा पत्र की मांग की गई थी। यानी कि आज़ादी से पहले ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा, जो कि राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी, उसके द्वारा भी ब्रिटिश सरकार से अधिकारों की मांग की जा रही थी कि उस सरकार को भी अधिकार देने चाहिए हमारे देश के नागरिकों को। यानी कि जो हमारी संविधान सभा बनी, वो संविधान सभा में वही नेता थे जो कि उस वक्त राष्ट्रीय आंदोलन के नेता थे। तो वो लोग पूर्णतः प्रतिबद्ध थे इस बात के लिए कि हमारे देश के नागरिकों को मूल अधिकार प्राप्त होने चाहिए। तो हमारे संविधान में जो मूल संविधान था, उसमें 7 मौलिक अधिकारों का समावेश किया गया था। वर्तमान में हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। देखते हैं अपन 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों के घोषणा पत्र की मांग उठाई थी। संविधान में इन अधिकारों को मौलिक अधिकारों की संज्ञा दी गई है। जो मूल अधिकार नागरिकों को दिए गए हैं संविधान में, उन्हें हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों की संज्ञा दी गई है। मौलिक अधिकार इतने महत्वपूर्ण हैं कि इनकी रक्षा का प्रावधान भी स्वयं संविधान करता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि हमें याद रखनी है कि मौलिक अधिकारों की सुरक्षा कौन करता है, इसका प्रावधान कौन करता है। तो मौलिक अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान हमारे संविधान द्वारा किया गया है। हमारा संविधान न्यायपालिका को कुछ ऐसी शक्तियां देता है, कुछ इस तरह के प्रावधान करता है कि हमारे मूल अधिकारों की रक्षा होती है। देखते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो कानूनी अधिकार हैं उनसे किस तरह से अलग हैं। तो जो साधारण कानूनी अधिकार हैं वो साधारण कानून बनाकर लागू किए जा सकते हैं और साधारण कानून के द्वारा ही उनको ख़त्म भी किया जा सकता है, समाप्त भी किया जा सकता है, उनमें कमी की जा सकती है, उनमें बढ़ोतरी की जा सकती है। लेकिन मूल अधिकार उनसे अलग हैं। उन मूल अधिकारों में कोई भी कमी या फिर कोई कटौती या फिर उनका समाप्त करना, ये कार्य हमारी सरकार साधारण कानून के द्वारा नहीं कर सकती। तो कैसे कर सकती है? केवल और केवल संविधान संशोधन के द्वारा। केवल संविधान संशोधन के द्वारा ही मूल अधिकार में परिवर्तन संभव है। ये मूल अधिकार हैं वो निरंकुश और असीमित नहीं है। भले ही ये हमारे संविधान में दिए गए हैं, संविधान द्वारा संरक्षित हैं और संशोधन के द्वारा ही इनमें परिवर्तन किया जा सकता है। तो इस बात से स्पष्ट हो गया कि ये निरंकुश नहीं है, ये असीमित नहीं है। संविधान इनके ऊपर कुछ औचित्यपूर्ण प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं और किन किन परिस्थितियों में किस प्रकार के प्रतिबंध इन पर लगाए जा सकते हैं, इस बात की व्याख्या भी हमारा संविधान करता है।
देखिए, इनकी गारंटी है वो स्वयं संविधान देता है, यानी कि सभी नागरिकों को ये मौलिक अधिकार प्राप्त होंगे, इस बात की गारंटी हमारे संविधान द्वारा दी जाती है। सरकार के कार्यों से मौलिक अधिकारों के हनन को रोकने की जो शक्ति है वो न्यायपालिका के पास है। यानी कि सरकार भी अगर कोई ऐसा कार्य करे कि जिससे नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो उसको भी रोकने की शक्ति, अभी अभी मैंने आपको बताई भी थी ये बात, कि उसको रोकने की शक्ति है वो न्यायपालिका को दी गई है। हमारे संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान हैं, कुछ कहें कि अपन ऐसी बातों का समावेश किया गया है कि हमारी न्यायपालिका है वो यहाँ पर इस कार्य में समर्थ हो जाती है कि सरकार द्वारा भी अगर मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा हो तो वो हमारे मूल अधिकारों की रक्षा करने में सक्षम होगी। यहाँ देखिए, जैसे कि अपन ने बात की थी कि सुरक्षा भी संविधान द्वारा, यानी कि मौलिक अधिकार हमें प्रदत्त भी संविधान द्वारा किए जा रहे हैं और इनकी सुरक्षा भी संविधान द्वारा की जा रही है। और इसकी सुरक्षा के लिए हमारे संविधान ने हमारी न्यायपालिका को समर्थ बनाया है, हमारी न्यायपालिका को शक्तियाँ दी हैं। आगे देखते हैं अपन, सबसे पहला जो अपना अधिकार आता है वो आता है समता का अधिकार। जो 6 मूल अधिकार हैं, समता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 अधिकार हमारे मूल अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, संविधान में शामिल किए गए हैं। एक और था संपत्ति का अधिकार, वो भी हमारे जो मूल संविधान था उसमें मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया था, लेकिन उसको हटाकर अब एक साधारण कानूनन अधिकार बना दिया गया है। मूल अधिकार अब 6 हैं। तो इसमें जो पहला मूल अधिकार है समता का अधिकार, वो अपन जानते हैं क्या है समता का अधिकार। समता यानी समानता का अधिकार। ये हमारे संविधान में अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक समाहित है, यानी कि अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक है वो हमें समानता का अधिकार प्रदान करते हैं। तो देखिए क्या कहता है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 ये कहता है कि कानून के समक्ष समानता और कानूनों का समान संरक्षण, यानी कि भारत के प्रत्येक नागरिक पर सारे के सारे कानून हैं वो समान रूप से लागू होंगे और सबके लिए कानून समान होंगे। चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई राजा हो, कोई कुछ भी हो, लेकिन कानून सबके लिए समान होंगे। यानी कि कोई कानून जितना आप पर लागू होता है, जितना आपके लिए है, उतना ही वो हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए भी है, राष्ट्रपति के लिए भी है, हमारे देश के अमीर से अमीर व्यक्ति के लिए भी है, गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए भी है। यानी कि कानून के समक्ष सभी समान हैं, कानून सबके लिए समान होगा, समान नियम होंगे, समान कायदे होंगे और समान रूप से वो लागू भी किए जाएंगे। अब चलते हैं अनुच्छेद 15 की ओर। अनुच्छेद 15 हमें कहता है धर्म, मूलवंश, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। धर्म के आधार पर, मूलवंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव किसी भी नागरिक के साथ नहीं किया जाएगा। इस बात का प्रावधान अनुच्छेद 15 करता है। अगर किसी व्यक्ति के साथ इस तरह का भेदभाव किया जाता है तो वो इसके विरुद्ध न्यायालय में जा सकता है और न्यायालय द्वारा उसकी सुनवाई की जाएगी और उसके इस मौलिक अधिकार की रक्षा की जाएगी। अनुच्छेद 16 कहता है रोजगार में अवसर की समानता। छुआछूत का अंत ये है अनुच्छेद 17 और उपाधियों का अंत ये है अनुच्छेद 18। 16 रोजगार में अवसर की समानता, यानी कि रोजगार प्राप्त करने के सबको समान अवसर मिलेंगे। लेकिन यहाँ अब बात उठ सकती है आरक्षण की कि फिर बाद में आरक्षण में ऐसा क्यों होता है, वहाँ कैसे अवसरों की समानता रही। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने इसकी व्याख्या भी बहुत अच्छे से की है। अपन ने जो अपना दूसरा खंड है राजनीति विज्ञान का, उसके अंदर अपन पढ़ेंगे एक जो सबसे पहला चैप्टर है कि विशेष परिस्थितियों के साथ विशेष वर्ताव, यानी कि कोई अधिक वंचित वर्ग है जिसको कि बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, तो उसके लिए थोड़ा सा सहयोग या फिर कुछ विशेष साधन जुटाए जा सकते हैं ताकि वो भी समानता के स्तर पर आ सके, समानता का जो कहें कि अपन अधिकार है उसका उपभोग कर सके। तो इसलिए
जो पिछड़े वर्ग हैं, जो वंचित वर्ग हैं, असल में उनको समानता के स्तर पर लाने के लिए ही आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो जो आरक्षण की व्यवस्था है वो समानता, अवसर की समानता के लिए एक कहें कि अपन पूरक का ही कार्य करती है, उसको बढ़ाती ही है, उसमें कोई अवरोध या बाधा उत्पन्न नहीं करती है। अस्पृश्यता, जिसको छुआछूत भी कहा जाता है, हम सभी जानते हैं कि हमारे भारत में ये एक बहुत बड़ी सामाजिक बुराई रही है छुआछूत। इसका भी अंत हमारे संविधान द्वारा किया गया है कि किसी के साथ भी अगर छुआछूत का बर्ताव किया जाएगा तो उसके विरुद्ध भी कानूनन कार्रवाई हो सकती है। उपाधियों का अंत, शिक्षा और सेना से जुड़ी उपाधियों के सिवाय किसी भी व्यक्ति को कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। पहले बड़ी बड़ी उपाधियां दी जाती थी, किसी को राजा की उपाधि, किसी को राज की उपाधि, किसी को महाराजा की उपाधि। तो समानता के स्तर को प्राप्त करने के लिए, सबको समानता का दर्जा देने के लिए अनुच्छेद 18 इन उपाधियों का अंत करता है। तो ये था हमारा समानता का अधिकार जो हमें हमारा संविधान देता है। देखा ना आपने किस तरह से धर्म, वंश, लिंग, जाति आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, किस तरह से कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं, सबको अवसरों की समान उपलब्धता होगी, रोजगार में अस्पृश्यता का अंत है और उपाधियों का अंत है। और ये है हमारा समानता का मूल अधिकार जो कि हमें हमारा संविधान प्रदान करता है। और इसकी रक्षा किस तरह से करती है हमारी न्यायपालिका, ये भी अपन जानेंगे अपने इसी चैप्टर के अंदर। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं हमारी देश की प्रस्तावना की, हमारे भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसकी। जो समानता का मूल अधिकार हमें दिया गया है, ये मूल अधिकारों के अंतर्गत तो है ही है, बाकी इसके सिवाय प्रस्तावना में भी 2-3 बार समानता शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो देखते हैं अपन, प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता, इन दो बातों का समावेश किया गया है हमारे जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें। एक तो कहा गया है प्रतिष्ठा की समानता, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। प्रतिष्ठा की समानता मतलब क्या? मतलब कि कोई भी व्यक्ति मनुष्य होने के नाते ही वो एक तरह के अपन कहें कि गरिमापूर्ण आचरण का अधिकारी हो जाता है। तो प्रत्येक व्यक्ति के साथ उसकी प्रतिष्ठा का मान सम्मान किया जाए, उसकी गरिमा का ध्यान रखा जाए और एक मनुष्य होने के नाते ही उसको एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाए, तो वो प्रतिष्ठा की समानता। अवसर की समानता अपन ने जानी थी, रोजगार में अवसर की समानता, समाज के सभी वर्गों को समान अवसर मिले। हमारे प्रस्तावना की ये मूल भावना रही है कि समाज में जितने भी वर्ग हैं, जैसे कि अपन ने समानता के अधिकार में भी पढ़ा था कि ना तो धर्म के नाम पर किसी के साथ कोई भेदभाव होना चाहिए, ना जाति के नाम पर होना चाहिए, ना वंश के नाम पर होना चाहिए, ना लिंग के नाम पर होना चाहिए। मतलब कि इन किसी भी आधारों में से किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो यही मूल भावना हमारे संविधान की प्रस्तावना की भी है। संविधान स्पष्ट करता है कि सरकार बच्चों, महिलाओं तथा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की बेहतरी के लिए विशेष योजनाएं व निर्णय लागू कर सकती है। वही आ गई ना आरक्षण वाली बात कि भाई आरक्षण लागू होता है तो उसके लिए बाद में किस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि सबके लिए समान अवसर है। तो यहाँ हमारा संविधान ये कहता है कि जो पिछड़ा वर्ग है, चाहे वो महिलाएं हैं, चाहे वो कोई पिछड़ी जाति है, तो उन सबको समानता के स्तर पर लाने के लिए, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए सरकार है वो कुछ विशेष प्रावधान कर सकती है। इस बात की छूट हमारे संविधान द्वारा ही दी जाती है। आरक्षण अवसर की समानता के अधिकार को पूरा करने के लिए जरूरी है। जैसे कि अभी अपन ने बात भी की थी कि जो अवसर की समानता है वो तभी पूरी हो पाएगी जब आरक्षण की व्यवस्था को लागू किया जाएगा। अपन बात कर रहे हैं उस वक्त की जब हमारा संविधान बन रहा था और जब आरक्षण की व्यवस्था उस मूल संविधान में की जा रही थी। तब संविधान निर्माताओं की ये सोच थी कि अगर अपन अवसर की समानता दे रहे हैं तो इसके लिए हमें आरक्षण की व्यवस्था करनी पड़ेगी। कैसे करनी पड़ेगी कि कुछ तबके इतने वंचित थे कि वो ना तो शिक्षा की पहुंच तक थे, समाज में भी वो एक उपेक्षित वर्ग थे, आर्थिक रूप से भी वो बहुत ज़्यादा गरीब थे। तो ऐसे वर्गों को ऊंचा उठाने के लिए कि भाई ठीक है, रोजगार के लिए मान लीजिए कि भर्ती तो निकाल दी या फिर मान लीजिए कि स्कूल तो खोल दी सबके लिए, लेकिन वो
ऐसा वंचित वर्ग है, ऐसा गरीब वर्ग है, ऐसा उपेक्षित वर्ग है कि वो स्कूल तक ही नहीं पहुंच पा रहा है, कि वो जो रोजगार के लिए भर्ती निकली हैं उनके लिए आवेदन ही नहीं कर पा रहा है, तो फिर अवसर की समानता उसे प्राप्त नहीं हो रही है। तो उस वर्ग को भी अवसर की समानता देने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने आरक्षण की व्यवस्था की थी। तो ये था हमारा समानता का अधिकार, कि किस तरह से हमारा अधिकार हमारा संविधान इस बात की व्यवस्था करता है कि समाज में किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा, किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूल वंश, लिंग, जाति आदि के आधार पर कोई दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा, सबको अवसरों की समानता प्राप्त होगी, सबको समान अवसर मिलेंगे, कानून सबके लिए समान होंगे, कोई विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग समाज में नहीं होगा। तो एक तरह से हमारे नागरिकों को समानता का मतलब कि समाज में एक बहुत अच्छी खासी समानता हर स्तर पर, चाहे वो सामाजिक स्थिति है, चाहे वो आर्थिक स्थिति है, इस तरह का प्रयास हमारे संविधान द्वारा किया गया है। अभी जो अपन ने पढ़ा इस वीडियो में, इसके अपन ले लेते हैं अब 2 प्रश्न। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकार में क्या अंतर है। इसके बारे में अपन ने जाना ही था कि जो कानूनी अधिकार हैं उनको सरकार कानून बनाकर लागू कर सकती है, कानून बनाकर हटा सकती है, कानून बनाकर उसमें अपन कहें कि कटौती कर सकती है, बढ़ोतरी कर सकती है, लेकिन मूल अधिकारों में सरकार ऐसा कुछ नहीं कर सकती। मूल अधिकारों में ऐसा कुछ परिवर्तन करने के लिए सरकार को संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। समानता का मूल अधिकार क्या है, वर्णन कीजिए। ये भी अभी अपन ने पढ़ा कि हमारा संविधान अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक समानता का अधिकार प्रत्येक देश के नागरिक को प्रदान करता है। अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे अपना अगला अधिकार, जो है स्वतंत्रता का अधिकार। धन्यवाद।